नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम भादरा आसपास खबरों की ही बात करेंगे। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में आपको सदैव हम देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, नया साल अब एकदम करीब आ चुका है। आज 27 दिसंबर है। 4 दिन बाद में अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी और नया वर्ष 2023 आने वाला जो वर्ष है वो दोस्तों चुनावी वर्ष है। राजस्थान की विधानसभा के चुनाव दिसंबर माह में इसी 2023 के वर्ष में होने हैं और सरकार का भी जनवरी माह में ही अंतिम और नया जो लास्ट बजट आने वाला है वो कैसा रहेगा। हर सरकारों का प्रयास रहता है कि वो पुनः लौटकर सत्ता में आए, इसको लेकर उस अंतिम बजट में सारी की सारी जान झोंक दी जाए। अलादीन के चिराग की तरह वो बजट लोगों को नजर आए और जैसा लोगों को नजर आए वैसी लोगों की मंशा बने, ताकि आने वाला चुनाव है उसमें उस बजट का सीधा सा लाभ मिल सके। दोस्तों, ऐसा प्रयास सभी सरकारें करती है। बेशक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी इसमें ये उपयोग करने वाले हैं। संभवतः जो संभावनाएं हैं वो ये भी हो सकती है कि किसानों का ऋण माफ जो राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती गिनते हुए किया था और ये कहा था कि सूरज उगे या नहीं उगे, चंद्रमा दिखाई दे या नहीं दे, मात्र सरकार बनते ही 10 दिन में कांग्रेस किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देगी। तो ये वादा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, 4 साल का समय बीत चुका है। लेकिन अशोक गहलोत ने देखा होगा विपक्ष किस प्रकार से इस मुद्दे को लगातार बुनाता आ रहा है, इससे सरकार पर दबाव है और बेशक अशोक गहलोत पर भी दबाव होगा। तो ज़रूर इस अंतिम बजट में वो किसानों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी हो सकती है। और ऐसा होता है तो कम से कम एक वादा जो इस सरकार ने किया था वो बड़ा वादा पूरा होगा, ऐसी उम्मीदें भी है। लेकिन और क्या हो सकता है बजट में। और दोस्तों, हम बात करें हमारे विधानसभा क्षेत्र भादरा की, तो बलवान पूनिया पर 4 साल का पूरा हो चुका कार्यकाल और आने वाला साल चुनावी साल है, इसका असर दिखाई देने लगा है। और वो ताबड़तोड़ शिलान्यास गांव में लगातार कर रहे हैं। आज भी किराड़ा बड़ा में वो एक सभा कर रहे हैं और सभा करके उन्होंने घोषणा भी की और कई लाखों के काम जो है गाँव में सौगात के रूप में बांटे जा रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। मैं बात करूं दोस्तों बलवान पूनिया के इन शिलान्यास कार्यक्रमों की, जो 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब शिलान्यास होगा तो वो कार्य कब पूरे होंगे, क्या वो जल्दी से कार्य पूरे होंगे। जो 252 माफ कीजिएगा स्वीकृत कार्य जो है, सबसे ज़्यादा जिले में बलवान पूनिया ने 5 विधायकों में सबसे ज़्यादा वो कार्य स्वीकृत करवाए थे। उनमें अगर औसत देखिए कार्य पूर्ण करवाने की, तो वो सबसे नीचे बलवान पूनिया की है। मात्र 91 काम उन्होंने पूर्ण करवाए हैं, जबकि किसी ने 72, किसी ने 60, किसी ने 54, किसी ने 40, 50 ऐसे काम करवाए। तो सबसे ज़्यादा स्वीकृति के हिसाब से बलवान पूनिया का जो औसत देखा जाए और प्रोग्रेस देखी जाए तो वो सबसे नीचे है, अर्थात धीमी गति से कार्य है। उनमें तेज़ी लानी होगी बलवान पूनिया को। और अब बलवान पूनिया भली भांति समझ चुके हैं दोस्तों इस बात को और ताबड़तोड़ शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि ये स्वीकृत करवाए कार्य जो आने वाला समय है, चुनाव से पहले, अधिसूचना से पहले सारे के सारे कार्य पूर्ण हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों निस्संदेह बलवान पूनिया का कार्यकाल विकास की दृष्टि से इस कार्यकाल को बढ़िया कार्यकालों में माना जाएगा और जिले में शानदार कार्यकाल विकास कार्य की दृष्टि से माना जाएगा। और जैसा हम बात करें 2013 का संजीव बेनीवाल का कार्यकाल था, शानदार कार्यकाल था और विकास में दोस्तों अव्वल थे संजीव बेनीवाल भी, अनेकों विकास योजनाएं उनकी भी थी। लेकिन दोस्तों बात करें तो संजीव बेनीवाल में और बलवान पूनिया में अंतर क्या है। अगर वैसे देखा जाए तो विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि सरकार में भागीदारी संजीव बेनीवाल की भी थी, क्योंकि वसुंधरा राजे की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे।
लेकिन बलवान पूनिया की भी देखे जाए तो बलवान पूनिया माकपा से जीते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार के साथ सामंजस्य के चलते, सरकार को समर्थन के चलते और कई विशेष अवसर ऐसे आए, आपको याद ही होगा सचिन पायलट आदि कई जो कांड हुए, जो पुराण एक प्रकार से लिखा गया था, पुराण जो पढ़ा गया था, बांचा गया था राजस्थान में सरकार के अंदर अंतर्कलह के रूप में, उसमें बलवान पूनिया ने शानदार भूमिका भी निभाई और उसका फायदा भी बलवान पूनिया को मिला। शानदार उनके कार्य, जितने भी कार्य वो लेकर आए अशोक गहलोत के पास, अशोक गहलोत ने वो सारे के सारे कार्य उनके पास किए और यही बेनिफिट बलवान पूनिया ने उठाया। अब वो काम में तेजी लाते हैं तो निस्संदेह वो शानदार विधायक विकास कार्य की दृष्टि से माने जाएंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो विकास कार्य की दृष्टि से उनको बहुत बड़ा अच्छी उपलब्धि इनकी नहीं मानी जा सकती। दोस्तों, हमारे क्षेत्र की दर्जनों सड़कें अभी भी जर्जरा अवस्था में हैं और वो सारे विकास कार्य अगर होते हैं तो दर्जनों से कुछ दर्जन सड़कें भी बन सकती हैं। तो यहाँ भी विकास कार्य दिखेगा, अन्य कई क्षेत्रों में भी विकास कार्य बलवान पूनिया का फिर दिखने लगेगा। अभी तक बात करें तो औसत कार्यकाल हम इनका मान सकते हैं, ये अच्छे कार्यकाल की तरफ अब बढ़ रहे हैं। कितने कदम विकास कार्यों में तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, उतना ही सफल कार्यकाल बलवान पूनिया का रहेगा। अब ये गारंटी नहीं है कि किसी सफल कार्यकाल के बाद जनता उनको रिपीट भी करे, आगे भी विधायक बनाए। दोस्तों, ये कोई यहाँ ज़रूरी नहीं है। यहाँ सरकारें जो राजस्थान में आती है उनका भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है विधानसभाओं पर, और जो जिस पार्टी की राजस्थान में सरकार बननी होती है, जिसकी लहर होती है, उसी के ज़्यादा विधायक जीत कर आते हैं। और अमूमन राजस्थान में कांग्रेस और विधायक बीजेपी का ही दौर रहा है और दोस्तों और पार्टियां यहाँ इतनी ताकतवर नहीं हो पाई है। तो इसका फ़ायदा बलवान पूनिया कितना उठा पाते हैं और क्या बलवान पूनिया इस बार अपना दमखम 2023 में 18 की तरह दिखा पाएंगे, ये एक बड़े सवाल है। इसके सवाल आपको आगे मिलेंगे, लेकिन नए साल की मैं बात कर रहा था। नए साल में भादरा में कुछ और नेता भी नई घोषणाएं कर सकते हैं। अब वो कौन से नेता है दोस्तों, बार बार एक नेता का कॉमन रूप से नाम आ रहा है, एसपी सिंह बढ़िया, पूर्व जिला कलेक्टर, 12 से रिटायरमेंट होकर भादरा की राजनीति में मशगूल हुए हैं, अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उनको पत्ते खोलने की आवश्यकता है, बार बार क्षेत्र के लोग भी यही चाहते हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है और कांग्रेसी परिवार था। क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौधरी की बात करें तो पूर्व विधायक भी रहे हैं और पिछले गत ही चुनाव में कांग्रेस की टिकट लेकर 37,000 से अधिक वोट भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस लिहाज से बड़ा परिवार है, बड़े लोगों का जुड़ाव इस परिवार के साथ है और उस परिवार का एक राजनीतिक सिरोमार कैसे अपने पत्ते खोलेगा, किस मार्ग पर जाएगा। भाजपा कांग्रेस के 2 मार्ग हैं, तीसरे मार्ग आम आदमी पार्टी का भी है, अन्य भी कई मार्ग है, बसपा हो, निर्दलीय हो, और भी कई पार्टी है, आरएलपी भी है। तो कौन से मार्ग में जाएंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसा तय हो सकता है। दयानंद बेरवाल भी कांग्रेस के बड़े नेता भादरा से माने जाते हैं। वर्तमान में तो वो इसलिए भी बड़े नेता है क्योंकि उनसे जो बड़े नेता थे जयदीप डूडी, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और उनसे बड़ा नेता सक्रिय रूप से कोई भादरा की राजनीति में नहीं है। तो सबसे बड़ा नाम वर्तमान में कांग्रेस में अगर देखें तो वो दयानंद बेरवाल का है। उसके बाद में शेर सिंह गोस्वामी का भी नाम है और भी कई नाम है, संदीप ढूकिया भी है जो जयपुर में ज़्यादा राजनीति में व्यस्त रहते हैं और यहाँ देखें तो बलवान पूनिया के मंच पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। शेर सिंह की बात करें तो उनका भी बलवान पूनिया के साथ ज़्यादा नज़र आना दोस्तों कहीं ना कहीं उनके प्योर और कांग्रेसी होने पर सवालिया निशान उठाते हैं। और इसलिए भी सवालिया निशान उठते हैं क्योंकि कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी है दोस्तों, वो छोटी पार्टियों के साथ संभवतः चुनाव में गठबंधन ना करे,
ऐसे में कांग्रेस को चाहिएगा कि हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े करे और उसके लिए एक बड़ा नाम, एक सक्रिय नाम, एक सर्वसम्मति से जनता के बीच से निकल कर आया हुआ और सर्वे में कुछ वजन रखने वाला नाम हर पार्टी को चाहिएगा, कांग्रेस को भी चाहिएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के पास कौन सा नाम जाता है, कौन कितनी सक्रियता करते हैं। शेर सिंह गोस्वामी ने 15 पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की अपने गिरी फार्म हाउस पर एक बैठक भी की। उनके पास कार्यकर्ता की अच्छी टीम है, एबिलिटी है, वो शानदार कार्यकर्ता है, अच्छे वक्ता भी है, बहुत शानदार खुद वर्कर है शेर सिंह गोस्वामी। और उनके सुपुत्र विशाल गोस्वामी युवा नेता है, कांग्रेस के NSUI में भी रह चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं और शानदार क्षमता विशाल गोस्वामी में भी है। तो ये परिवार भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस के ही मंच पर वो अपने आगे का मार्ग जो है वो बनाए और बलवान पूनिया की बी टीम बनकर, जैसे जयदीप रूडी ने गलती की थी, वो बलवान पूनिया की बी टीम बनकर रह गए थे, उनकी छवि प्रभावित हुई और अंततः उनको पार्टी छोड़कर भाजपा में आना पड़ा। तो ऐसा बलवान पूनिया के साथ जो बी टीम बनकर नजर आते हैं उन नेताओं का भी होगा। संदीप ढूकिया की बात करें तो कमान अगर सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान की आती है तो संभावनाएं थी कि संदीप ढूकिया टिकट लेकर आए और यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अब उनके सारे के सारे जो इमोशन है वो बलवान पूनिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं। क्या ऐसे में संदीप ढूकिया भी जब कमान मिलेगी सचिन पायलट को तो वो टिकट लेकर यहाँ से चुनाव लड़ने की कुव्वत रख सकते हैं या निभा पाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल है दोस्तों, जो संदीप ढूकिया पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। तो कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। देखते हैं क्या नए साल में घोषणाएं होती है इन नेताओं की, और नए साल में भादरा की राजनीति में उबाल आएगा, गर्माहट आएगी। वैसे ठंड है, कड़ाके की ठंड है, आज दिन भर धूप निकली, उस तरीके से गर्माहट राजनीति में ज़रूर आएगी। जनवरी महीने में भी आप देखना कई कार्यक्रम होंगे और इन कई कार्यक्रमों में से चर्चाओं को बल मिलेगा और चर्चाओं में कौन आगे आता है, कौन पीछे आता है और बजरंग सारण क्या करते हैं नए साल में, अपनी जो पत्ते हैं वो खोल पाते हैं या नहीं, या फिर क्या नया कोई आजकल बजरंग सारण का नाम आता है तो दोस्तों एक चीज़ सामने दिमाग में, जहन में आती है अमिट छाप के रूप में कि कौन से मुद्दे के ऊपर, जन समस्याओं के ऊपर किसानों के साथ वो धरना लगाने वाली है। क्योंकि जो बलवान पूनिया की छवि थी, धरना लगा लगा कर, दरी बिछा बिछा कर, संघर्ष कर कर कर, आवाज़ उठा उठा कर, सरकार के विरुद्ध बिगुल बजा बजा कर वो संघर्ष करते हुए आज विधायक के पद पर आसीन है। और अब बलवान पूनिया में भी झुंझलाहट दोस्तों इस कदर है क्योंकि सदैव एक संघर्ष करने वाला, धरना लगाकर आवाज़ बुलंद उठाने वाला एक विधायक सत्ता के अंदर ऐसे घुसकर अंदर बैठा है कि इन जन मुद्दों पर कुछ बोल भी नहीं पाते। और अगर मैं आपको बात कहूं तो दोस्तों ना बिजली के मुद्दे पर खुलकर बलवान पूनिया बोल पा रहे हैं। ये इनकी राजनीति का बहुत बड़ा वीक पॉइंट भादरा में जारी है और आगे भी रहने वाला है। विपक्षी उन पर प्रहार करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल पर बोल नहीं पा रहे हैं, ये उनका वीक पॉइंट है। फसल बीमा क्लेम पर जितना वो बोलते थे, सबसे ज़्यादा फसल बीमा क्लेम दिलाया है। जब से धरने प्रदर्शन लगने प्रारंभ हुए, बजरंग सारण आदि, भाजपा भी अब धरना प्रदर्शन कर रही है, उसके बाद में दोस्तों फसल बीमा क्लेम पर भी बोलती बंद हो चुकी है। अब बात करें DAP की हो या फिर दोस्तों 14 सिंचाई से वंचित गाँव की समस्या हो या फिर अनेक समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, चोरी आदि जो घटनाएं हो रही है उसकी समस्या हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, शिक्षा विभाग का, सरकार के विरुद्ध बलवान पूनिया एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं और विधानसभा में जिस जोर से आवाज लगाकर वो चिल्लाकर बोलते हैं और विपक्ष को चुप करवा देते हैं, वो कुव्वत सरकार में खामियों के विरुद्ध नहीं बोल पाते हैं। मोदी पर, PM मोदी पर जमकर बरसते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की खामियों पर
चुप्पी साध जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे बलवान पूनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष के हमले इसी मार्ग से बलवान पूनिया पर ज़्यादा होने वाले हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की राजनीति में तो यही दिखाई देता है। जिस प्रकार से भाजपा ने कभी यहाँ धरना प्रदर्शन किया ही नहीं, फसल बीमा क्लेम को लेकर आज उनका 58वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। तो जब भाजपा भी धरना प्रदर्शन पर उतर आई, और बलवान पूनिया की एक बात मैं याद दिलाता हूं दोस्तों, बार बार अपने संबोधनों में क्षेत्र में वो कह चुके हैं कि मेरी ये सीट जो विधायक की है और जो मैंने संघर्ष से ये सीट, ये पद, ये ओहदा विधानसभा में जाने का पाया है, मैं उसको दूंगा जो मेरे से तेज दौड़ सकता है, मेरे से ज़्यादा संघर्ष कर सकता है, मेरे से ज़्यादा किसानों के, जनता के बीच रहकर उनकी बात सुनता है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें अब नेता दिखाने लगे हैं। और ये कहें अगर हम कि बलवान पूनिया ने इन नेताओं को राजनीति सिखा दी है, इन नेताओं को संघर्ष करना सिखा दिया है, इन पार्टियों को धरना देना सिखा दिया है, यहाँ के युवाओं को, नेताओं को एक राजनीतिक परिपाटी में एक चेंज लाकर दिखा दिया है, ये दिखा दिया है कि आगे की राजनीति अब अगर आपको करनी है, सक्रिय राजनीति में बरकरार रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विधायक बनने के लिए, संसद जाने के लिए या विधानसभा जाने के लिए, तो संघर्ष के रास्ते पर आपको चलना होगा। ये चीज़ बेशक बलवान पूनिया ने क्षेत्र के नेताओं को सिखाई है, लेकिन ये कभी ना कभी सीखनी थी। हम पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी बोल सकते हैं कि विकास की बात करना, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी स्टेट की सरकार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हो। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हो, विकास के मुद्दे पर बोलते हुए दोस्तों मजबूर कर दिया है। और ये पैटर्न लगभग जो देन है संघर्ष की, विकास की, कुछ कर दिखाने के जज्बे की और 36 कौम को साथ लेकर चलने की, ये कहीं ना कहीं भाजपा ने इसको गति दी है, गति प्रदान की है। इसका सही श्रेय तो पीएम मोदी को जाता है पूरे देश में। तो अगर भादरा के राजनीतिज्ञ ये सीख रहे हैं किसी एक नेता से, तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाली राजनीति में इसको लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ये भादरा की राजनीति के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नए चेहरे भी आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, और नए चेहरे, नए लोग, नई काबिलियत वाले आएंगे तो दोस्तों इसमें जनता के सामने विकल्प होगा, और विकल्प होगा तो वहाँ अच्छा नेता चुन सकते हैं। ये एक अच्छी बात है दोस्तों। तो आज की समीक्षा इतनी। नए साल में हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों कि नए साल में कौन नेता किस प्रकार का क्या बड़ा धमाका करता है और कैसी घोषणाएं करता है, कहां जाता है, किस मार्ग पर जाने का रास्ता अख्तियार करता है, इसके ऊपर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। आसपास की अन्य खबरों की ओर दोस्तों एक मैं आपको इम्पोर्टेंट सूचना के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दोस्तों। ज़रूरी है, हमारे ज़िले में अगर पेंशनर्स समाज के लोग हैं, उनकी संख्या मैं बताऊं तो 2,42,135 के करीब है। पूरे हनुमानगढ़ ज़िले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक 57.14% ही पेंशनर्स बुजुर्गों ने, विशेष जनों ने जो है अपना भौतिक सत्यापन करवाया, जो हर साल ही होता है और सरकार की ये योजनाएं हैं। और जिन लोगों ने अब तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, जो 46% के करीब बचे हैं, उनकी एग्जैक्ट मैं संख्या अगर आपको बताऊं तो 1,38,000 के करीब अभी भी जो सामाजिक पेंशनर है उनका भौतिक सत्यापन बाकी है। अगर वो नहीं करवाते हैं 31 दिसंबर तक, तो उनकी जनवरी माह में पेंशन रुक सकती है। इसको लेकर हमारी जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है, और चाहे वो उपखंड अधिकारी हो, विकास अधिकारी हो, अधिशासी अधिकारी हो, तहसीलदार महोदय हो, सभी को निर्देशित किया गया है कि आप अभियान चलाएं। और दोस्तों इसको लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है।
बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता इस बार कर दी गई है। आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास 4 दिन पड़े हैं। नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर आप जाएं, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आप जाएं, ई मित्र प्लस पर आप जाएं और जाकर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। मोबाइल में आपके OTP आएगा, उनको आप OTP बताएंगे, आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा और इसी के साथ आप अपनी पेंशन जो है वो बरकरार रख पाएंगे। तो इसके साथ ही अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों हमने आपको बताया कि 58वें दिन भी लगातार जो फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों का भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है और इसको लेकर 31 तारीख को ज़रूर कुछ बड़ा भी किसान करने की सोच रहे हैं। ऐसा शंकर भाकर का जो एक हमने बयान लिया था उसमें उन्होंने बताया भी था। और इसके अलावा अलग अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी जो कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा आज 27 दिसंबर को जयपुर में जो राजस्थान की दोस्तों शिरोमणि एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग में प्रथम महिला बनी है, जो थाईलैंड में प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों। 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई, इसमें स्वर्ण पदक जीत कर लौटी है। उनका जयपुर में भव्य स्वागत हुआ और तरह तरह हर जगह उनका स्वागत किया जा रहा है दोस्तों। तो सुखदेव सिंह शेखावत ने भी उनको साफा पहनाकर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, उनको तलवार भी भेंट की और जयपुर में एक शानदार कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किया गया। अनेक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अन्य नेता भी इसमें थे। और मैं आपको बताऊं तो बीकानेर की निवासी है प्रिया सिंह मेघवाल, उनका स्वागत किया गया सुखदेव सिंह द्वारा। सरकार में अन्य कई विभागों में संगठनों द्वारा लगातार प्रिया सिंह का स्वागत किया जा रहा है और वो अब तक 3 बार राजस्थान की मिस राजस्थान भी रह चुकी है और 2 बार इंटरनेशनल खिताब भी वो जीत चुकी है। तो काफ़ी लोकप्रिय है और अब उनका जो एक स्वर्ण पदक जीत कर लौटना, राजस्थान की प्रथम महिला बनकर आना, ये महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों SC मोर्चा का जो भाजपा की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, गांव गांव SC मोर्चा की चौपाल लगाई जा रही है। SC मोर्चा संपर्क अभियान के नाम से वो पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र करण बेनीवाल के नेतृत्व में शंकर भाकर भी उनके साथ रहते हैं और SC मोर्चा के लोगों से संपर्क करके उनकी दुख दर्द, उनकी पीड़ा को जानकर निराकरण करने की दिशा में और उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है SC मोर्चा संपर्क अभियान के नाम से। तो ये सारे लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनका जो है वो अभियान चलेगा। और इसके अलावा मायावाला चौक पर भी दोस्तों श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा महोत्सव जो सप्ताह है वो जारी है। 1 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और 1:15 बजे करीब ये कथा वाचन का कार्यक्रम होता है। नरेश वशिष्ठ जो वृंदावन के वशिष्ठ कथावाचक हैं, उनके द्वारा ये कथा का आयोजन किया जा रहा है श्री श्याम मित्र मंडली द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज 27 दिसंबर को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में आपको बताते हैं। उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का आज ही के दिन 1797 को जन्म हुआ था और धूमधाम से उनका जन्म उनके चाहने वाले दुनिया भर में मनाते हैं। 1945 को विश्व अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1945 को आज ही के दिन। इसके अलावा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का जन्म भी 1927 को आज ही के दिन हुआ था और 1965 को बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का भी जन्म आज ही के दिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की, मौसम का मिजाज भी आज आपको बताएंगे विस्तार से। आदमपुर में नरमा 8210 रुपये, ग्वार के भाव 5815 रुपये, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 7910 रुपये प्रति कुंटल उच्चतम भाव रहे। कपास के भाव 9560 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सिवानी मंडी में नरमा 7800 रुपये ही महज रहा और कपास के भाव 9600 रुपये प्रति कुंटल रहे।
सिरसा मंडी में नरमा 8450 रहा, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा बिका 8181 रुपये, जबकि कपास के भाव 9650 रहे। और हनुमानगढ़ मंडी की बात करें तो नरमा 8262 रुपये, गेहूं के भाव 2650 रुपये, ग्वार के भाव 5796 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर मंडी में नरमा 8442 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि श्री गंगानगर मंडी में नरमा 8820 रुपये प्रति कुंटल बिका, ग्वार के भाव 5871, जौ के भाव 2800 रुपये, मूंग के भाव 7225, गेहूं के भाव 2521 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों के भाव 6315 रुपये प्रति कुंटल रहे। आज की अंतिम मंडी नोहर के भाव विस्तार से आप जानिएगा। चना के भाव 4725, मोट के भाव 6210, ग्वार के भाव 5710, मेथी के भाव 5250, मूंग के भाव 7345 रुपये, जौ के अधिकतम भाव 3150 रुपये, अरंडी बिकी अधिकतम 7200 रुपये, तिल के भाव 13800 रुपये प्रति कुंटल, जबकि तारामीरा के भाव 4950, गेहूं के भाव 2610, मूंगफली बिकी है 6600 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा 8530 और कपास बिकी है 9871 रुपये हमारे पड़ोसी कस्बा नोहर में। ये उच्चतम भाव है सभी फसलों के। तो आज की मंडियों के भाव इतने ही। मौसम का मिजाज 27 दिसंबर को आज 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहा था। दिन भर 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। हवा की ठंड जरूर रही, लेकिन आज 50 से 60% दिन भर बादल भी छाए रहे और आज दिन में करीब 11:15 बजे हल्की धूप खिली। उसके बाद में धूप तेजी के साथ बढ़ती रही और 5:30 बजे तक देर शाम तक धूप खिली रही और मौसम एकदम खुला था, आसमान साफ हो गया था। तो ऐसा ही मौसम कल भी रहने की संभावनाएं हैं। तो कल 28 दिसंबर को 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम रहेगा। तो कुछ हल्की गर्माहट आएगी। जो ठंड का वातावरण चल रहा है और जो प्रचंड ठंड पड़ रही है उसमें 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 60 से 80% बादल आसमान में आपको छाए हुए दिन भर मिलेंगे और लगभग रात्रि को दोस्तों 11 से 12 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा और रात्रि को देखें तो 100% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहा आज का और कल का मौसम का मिजाज कैसा है, कैसा आगे रहने वाला है। और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।